एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद और मैं आशुतोष कुमार फ्रॉम आईआईटी पटना। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहां हमारी सोच आप सभी तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कॉलेज के ऊपर जो धनबाद में सिचुएटेड है, एक ऐसे शहर में जहां पे जो इंडस्ट्रियल हब है। हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एनआईटी जमशेदपुर के ऊपर। कॉलेज रिव्यू हमने कुछ दिन पहले स्टार्ट की थी और ऑलरेडी कॉलेज रिव्यू के 2 वीडियोस हम ला चुके हैं। एनआईटी पटना और एनआईटी रायपुर की वीडियोस देखने के लिए आई टैब में जो लिंक गिवन है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनआईटी जमशेदपुर में कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, कैसे प्लेसमेंट स्टैट्स हैं पिछले साल के, या फिर और भी कई चीजें जो जमशेदपुर से रिलेटेड है, ताकि तुम्हारे कॉलेज सिलेक्शन के टाइम ये वीडियो तुम्हें बहुत हेल्प करे। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसकी रैंकिंग को। तो एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग में इसे 79 पोजीशन मिला है। वहीं पे द वीक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया में से 37th पोजीशन मिला है। अब अगर बात लोकेशन की जाए तो एनआईटी जमशेदपुर सिटी के वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है। एनआईटी जमशेदपुर का जो कैंपस है वो सिटी से कुछ दूरी पे बसा हुआ है, जिसके कारण आपको एक नॉइस फ्री और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिल जाता है। सिटी से दूर होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो एनआईटी जमशेदपुर का जो कैंपस है वो काफी बड़े बड़े इंडस्ट्री से घिरा हुआ है, जैसे कि टाटा स्टील हो गया, आपका टेल्को हो गया, इंडियन स्टील वायर प्रोडक्ट्स, मतलब काफी बड़ी बड़ी कंपनी से घिरा हुआ है। और ये आपको एक बेनिफिट करता है प्लेसमेंट के दौरान। साथ ही साथ ये कुछ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से भी घिरा हुआ है, जैसे कि नेशनल मेटलर्जिकल लैबोरेटरी, जेवियर लैब लेबर रिलेशंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी रांची, तो काफी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से भी ये घिरा हुआ है। अब अगर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का बात किया जाए तो टाटा नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो कि 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है कैंपस से। और नियरेस्ट एयरपोर्ट का बात किया जाए तो 133 किलोमीटर पे, जो कि काफी ज्यादा डिस्टेंस है, और वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। तो अगर देखा जाए तो रेलवे स्टेशन से जो कनेक्टिविटी है वो काफी ठीक है, लेकिन एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी काफी अच्छी नहीं है। मतलब कि आपको अगर आप एयरप्लेन से ट्रेवल करें तो आपको यहाँ पे आने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो चलो अब बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन की। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए जेईई मेन का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके पहले क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन क्लियर करना जरूरी है। कोविड की वजह से जो एक फाउंडेशन था क्लास 12 बोर्ड के बच्चों के लिए कि सीबीएसई से अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो 75% प्लस स्कोर करना जरूरी है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और अदर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए टॉप 20 परसेंटाइल में होना जरूरी है। कोविड की वजह से पिछले 2 साल से ये क्राइटेरिया हटा दिया गया है, बट आगे फ्यूचर में फिर से ये क्राइटेरिया लागू किया जा सकता है। इसके बाद इसमें एडमिशन लेने के लिए जोसा काउंसलिंग या फिर सीए से भी स्पेशल राउंड काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होते हैं। जोसा से मेनली एडमिशन होते हैं और कुछ जो सीट्स बच जाते हैं उसको सीसा स्पेशल राउंड के थ्रू फुलफिल करने के लिए एडमिशन लिया जाता है। अब इसके बाद अगर बात करें कोर्स ऑफर की, तो इसमें जो कोर्स ऑफर किया जाता है वो बी या बीटेक का होता है, और इसमें 7 डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफर किए जाते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। इसी तरह 7 डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफर किए जाते हैं। तो चलो इसके बाद बात करते हैं फी के ऊपर कि कोर्स ऑप्ट अगर करते हो तुम, जो अभी बात की हमने थोड़ी देर पहले, तो उन कोर्सेज में पर सेमेस्टर कितना फी पे करना पड़ेगा तुम। तो जैसा कि चार्ट में देख पा रहे हो टेबल में, अलग अलग चार्जेस है। मेन जो फी है ट्यूशन फी है, पर सेमेस्टर 62,500 पे करना पड़ता है तुम्हें। इसके अलावा और भी अदर चार्जेस तुमको दिख रहे होंगे, जैसे वन टाइम फी हो गया, कॉशन मनी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस हो गया, अलग अलग चार्जेस टेबल में दिख रहे होंगे। इसके अलावा एक और जो मेन फी तुम्हें पे करना पड़ता है वो हॉस्टल या मेस फी पे करना पड़ता है। टोटल फी की अगर बात करें, ये सारे फी मिला दे तो टोटल फी बन जाता है तुम्हारे पास 1,16,000। मतलब ईच सेमेस्टर तुम्हें इतना फी पे करना पड़ेगा। उसमें भी कुछ पार्ट ऐसा है जो ईयरली पे करना होता है, मतलब एनुअली पे करना होता है। इसके अलावा जैसा कि तुम सभी जानते हो, जेईई मेन दे के आए हो, इसी के लिए सरकारी कॉलेज के लिए फाइट कर रहे थे। तो सरकारी कॉलेज मिलने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, और उसमें से एक फैसिलिटी फी वेवर है। तो अगर
SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स है उनको 100% ट्यूशन फी वेवर प्रोवाइड किया जाता है, यानी वो आउट ऑफ 1,16,000 62,500 फी तुम्हें नहीं पे करना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट अगर है जिनकी फैमिली इनकम एनुअल फैमिली इनकम 1 लाख से नीचे है तो उनका फी ट्यूशन फी रिमिशन होता है, यानी उनको भी 62,500 नहीं पे करना पड़ता है। इसके अलावा जिनकी फैमिली इनकम एनुअल फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में है उनको 2/3 फी वेवर प्रोवाइड किया जाता है ट्यूशन फी का, यानी 62,500 का 2/3 फी आपको तुमको नहीं पे करना पड़ता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसकी कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पे स्पेसिफिक ब्रांच चाहिए तो उसके लिए आपका जो रैंक है वो किस रेंज में होना चाहिए। और जैसे कि NIT है तो यहाँ पे होम स्टेट के लिए और अदर स्टेट्स के लिए कट ऑफ अलग अलग होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं होम स्टेट की कट ऑफ के लिए। तो अगर आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए और आप जनरल हैं तो जो आपका जनरल रैंकिंग है वो 7,567 से लेकर 12,995 के बीच में होना चाहिए। अगर आप OBC हैं तो जो आपका OBC रैंकिंग में जो आपका रैंक आया है वो अगर 2,615 से लेकर 4,309 के बीच में है तो आपको यहाँ पे CSE ब्रांच मिल जाएगा। सिमिलरली EWS में अगर आपका रैंक 2,086 से लेकर 2,229 तक है तो आपको यहाँ पे ब्रांच मिल जाएगा। इसी तरह SC और ST का देख सकते हैं और अदर ब्रांचेस का भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। हमने अच्छी तरह से हर चीज को इस टेबल में प्रोवाइड करके रखा हुआ है। अब अगर अदर स्टेट की जाए तो अदर स्टेट्स में अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो जो आपका रैंक है वो 3,412 से लेकर 8,968 के बीच में होना चाहिए। वहीं पर अगर आप OBC हैं तो आपका रैंकिंग 2,612 से लेकर 3,063 होना चाहिए OBC रैंकिंग में। इसी तरह से EWS SC ST का देख सकते हैं और अदर आप ब्रांचेस का भी इसी तरह से देख सकते हैं। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स का। सीट मैट्रिक्स का मतलब है कि जितने भी यहाँ पे ब्रांचेस हैं 7 ब्रांचेस में सब में जो डिफरेंट जो कैटेगरीज है उनमें कितनी सीट्स प्रोवाइड की हुई हैं। तो यहाँ पे भी होम स्टेट के लिए अदर स्टेट के लिए थोड़ी सी सीट मैट्रिक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर CSE ब्रांच की बात की जाए तो जनरल में यहाँ पे 16 सीट्स हैं, OBC में यहाँ पे 12 सीट्स हैं, EWS में 4 सीट्स, SC में 7 और ST में 4। वहाँ पे फीमेल ओनली के लिए, फीमेल ओनली का मतलब कि वो सीट्स बस लड़कियों के लिए रिजर्व है। जेंडर न्यूट्रल मतलब कि यहाँ पे लड़के भी एडमिशन ले सकते हैं उस सीट पर और लड़के भी ले सकते हैं, लेकिन फीमेल ओनली का मतलब है कि वहाँ पे बस लड़के एडमिशन लेंगे। तो अगर फीमेल ओनली की बात की जाए तो जनरल में 4 सीट्स है, OBC में 2 है, EWS में 1, SC में 2 और ST में भी 1। इसी तरह से आप अदर ब्रांचेस का भी देख सकते हैं और इसी तरह से आप अदर स्टेट्स का जो सीट मैट्रिक्स है वो भी देख सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कभी कभी सेम भी हो जाता है अदर स्टेट और होम स्टेट का सीट मैट्रिक्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक की, जो कि है प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो अगर 2020 की प्लेसमेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो जहाँ पे एवरेज पैकेज था वो 8 LPA था, हाईएस्ट CTC ऑफर था वो 39 LPA था, जो कि एक IT कंपनी में लगा था। टोटल ऑफर्स यहाँ पे 667 थे और जो टॉप रिक्रूटर्स थे वो माइक्रोसॉफ्ट और रेकल थे। नीचे टेबल आप ये देख सकते हैं कि हर ब्रांच में कितना कितना हाईएस्ट CTC लगा और कितने परसेंट बच्चों का प्लेसमेंट। तो जो हाईएस्ट CTC था वो EEE ब्रांच में था 39 LPA का, उसके बाद CSE में था 38 LPA का, और जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बच्चे जो रिक्रूट हुए वो CSE में थे 89% और ME में थे 89%। इस टेबल में आप ये देख सकते हैं कि जो इंडिविजुअल कंपनीज है उनमें कितने कितने बच्चे प्लेस्ड हुए, मतलब एक कंपनी में कितने बच्चे प्लेस्ड हुए। चलिए देख लेते हैं 2021 में कैसे प्लेसमेंट्स अभी तक रहे। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कंपनी जिन्हें पार्टिसिपेट किया वो 80 थी। अभी तक टोटल नंबर ऑफ जो ऑफर्स मिले, टोटल नंबर जो स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं वो 400 है, और जो अभी तक हाईएस्ट CTC गया वो 30 LPA का गया, और जो एवरेज पैकेज रहा है वो 12 LPA का रहा है, और जो टॉप रिक्रूटर रहे हैं वो Amazon, Deloitte और टाटा पावर रहे हैं। और नीचे वाला टेबल में आप देख सकते हैं कि रिस्पेक्टिव ब्रांच में कितने % बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्लेसमेंट है वो CSE में हुआ 95% और वहीं उसके बाद EC में हुआ है 92%। तो अब आप लोग का सपना होगा कि आप बड़े बड़े कंपनी में जाएं, तो यहाँ से भी आप अच्छी अच्छी कंपनी में जा सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो टॉप जो कंपनी आती है वो थोड़ी यहाँ पे कम है, लेकिन आती जरूर है। तो अगर टॉप कंपनीज की बात की जाए तो यहाँ पे Amazon आई हुई है, साथ ही साथ यहाँ पे सैमसंग भी आती है, टाटा स्टील्स, हीरो, तो यहाँ पे भी अच्छी अच्छी कंपनी आती है, ओरेकल भी यहाँ पे आई हुई है।
तो आप अगर अच्छी तरह से मेहनत करें, जम के मेहनत करें 4 साल, तो आप अच्छी कंपनी में जा सकते हैं। अच्छा एक पैकेज 30-40 लाख का एक पैकेज आराम से उठा सकते हैं। तो अब देख लेते हैं एलुमनाई नेटवर्क को कि इस कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क कैसा है। तो अगर बात करूं सबसे पहले एलुमनाई की, तो माली मस्तान सर हैं। अक्सर ये हम लोग सुनते हैं अपने गार्जियन से कि इतनी पढ़ाई करो कि मतलब हर दुनिया की हर ऊंचाई जो है वो हासिल करो, और इन्होंने वो कारनामा करके दिखाया है। बहुत कम टाइम में, बहुत कम स्पैन ऑफ टाइम में इन्होंने 7 कॉन्टिनेंट जो है वहां के हाईएस्ट पीक को क्लाइंब किया। ये एक इंडियन माउंटेनियर है, यानी कि आप भी जमशेदपुर से पढ़ के सीनियर से इंस्पिरेशन लेके इस ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। अब इससे ऊंचा क्या होगा इस दुनिया में। इसके बाद अगर बात करें सेकेंड एलुमनाई की, तो कुलमान सर हैं। कुलमान सर फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर थे नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के। इसके बाद अगर नेक्स्ट एलुमनाई की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं नेक्स्ट एलुमनाई को। तो थर्ड एलुमनाई है राम विनय शाही सर, जो कि चेयरमैन है एनर्जी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के। वो पहले सेक्रेटरी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड उसके पहले वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं बॉम्बे सर्बन इलेक्ट्रिसिटी पावर लिमिटेड के। मतलब डिफरेंट कंपनीज के चेयरमैन के पोस्ट पे ये काम कर चुके हैं। इसके बाद जो अगला बड़ा नाम आता है वो कुणाल सारंगी सर का आता है। वो एक टेक्नोक्रेट है और अभी एक यंग पॉलिटिशियन है झारखंड स्टेट के। वो एक स्पोक्स पर्सन है फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद अब बात करते हैं कैंपस के ऊपर। तो कैंपस का जो टोटल एरिया है वो 350 एकर्स में है, फैला हुआ, जो काफी बड़ा एरिया है। इसके साथ अगर फैकल्टी मेंबर्स की बात करें तो 200 फैकल्टी मेंबर्स हैं इसमें। 4000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। 150 एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं इस कैंपस के अंदर। कैंपस में मेनली मेन बिल्डिंग आ जाता है आपका, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर सेंटर है, 13 हॉस्टल्स हैं जिनमें 9 बॉयज हॉस्टल्स हैं, 4 गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, स्टाफ क्वार्टर्स भी हैं, गेस्ट हाउस है, और भी बहुत तरह के फैसिलिटीज अवेलेबल है हॉस्टल के अंदर। फैसिलिटीज को हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करें तो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, हर फैसिलिटीज अवेलेबल है। क्योंकि कैंपस एरिया बड़ा है तो हर फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल हो जाती है इस कैंपस के अंदर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कैंपस के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो जो सबसे पहला फैसिलिटी है वो सेंट्रल लाइब्रेरी का है। जो यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी है वो 3 स्टोरेज लाइब्रेरी है। जो टोटल फ्लोर स्पेस है वो अबाउट 32,184 स्क्वायर फीट का है। लाइब्रेरी के अंदर एक रीडिंग हॉल है, एक पीरियोडिकल सेक्शन है, एक प्रोसेसिंग सेक्शन है, एक स्टैक रूम है, बुक बैंक और एक बाइंडिंग यूनिट है। वर्किंग आवर्स की बात की जाए तो जो लाइब्रेरी है वो मंडे सैटरडे को 8 AM से रात में 10 PM तक खुलता है, लेकिन और संडे को क्लोज रहता है। आप नीचे में लाइब्रेरी की कुछ फोटो देख सकते हैं। अब इसके बाद हॉस्टल्स की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 13 हॉस्टल्स हैं। बॉयज के 9 हॉस्टल्स हैं और गर्ल्स के लिए 4 हॉस्टल्स हैं। हर हॉस्टल्स में आपको मेस का फैसिलिटी मिल जाता है, ब्रेकफास्ट, लंच, रिफ्रेशमेंट और डिनर। 24/7 वाईफाई इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाता है। गेस्ट रूम होता है, जिम्नेजियम होता है, कॉमन रूम होता है जहाँ पे आप टीवी देख सकते हैं और कुछ कुछ वहाँ पे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। आउटडोर गेम फैसिलिटीज होता है और इंडोर गेम फैसिलिटीज भी होता है, जैसे कि कैरम होता है आपका और टेबल टेनिस खेल सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज हॉस्टल के अंदर आपको प्रोवाइड होती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज की बात की जाए तो आपका जो यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है वो फ्री में होता है, कैशलेस होता है आपका ट्रीटमेंट। और टाटा मेन हॉस्पिटल में होता है जो कि बिस्तुपुर में बसा हुआ है। और जो ओपीडी फैसिलिटी है वो स्टील सिटी हॉस्पिटल में होता है, वो भी बिस्तुपुर में सिचुएटेड है। इमरजेंसी के दौरान आप जमशेदपुर में किसी भी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। खाली जमशेदपुर में नहीं, आप इंडिया में किसी भी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जो एम्बुलेंस फैसिलिटी है वो 24/7 रहती है यहाँ पे, बोथ स्टाफ और स्टूडेंट्स के लिए। अब जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कैंपस का, किसी भी एक सोसाइटी का, कि वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसी है। तो यहाँ की सेफ्टी और सिक्योरिटी काफी अच्छी है, अच्छी तरह से हर चीज को मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर भी है। कंप्यूटर सेंटर में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वहाँ पे है। 3 लाइब्रेटरीज है वहाँ पे जो कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के लिए होती है, और एक इंटरनेट सर्विस के लिए एक लाइब्रेटरी है। जो इंटरनेट सर्विस है वो VCAT के थ्रू प्रोवाइड की जाती है और वीक में ये
8 AM से 10 PM तक आपको अवेलेबल रहती है, मतलब इंटरनेट सर्विस जो होगा वो इतने टाइम में आपको अवेलेबल रहेगा। साथ ही साथ कंप्यूटर सेंटर में एक मल्टीमीडिया लेबोरेटरी है, कैड लेबोरेटरी भी है, एक स्मार्ट सेमिनार रूम है और साथ ही साथ एक कंप्यूटर म्यूजियम भी है। अब ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो जैसा कि आपको पता है कि कैंपस काफी बड़ा है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यहाँ पे बस का यूज होता है। तो जो बस है वो दिन में 3 बार रन होती है, गोपाल मैदान से बिस्तुपुर तक और बिस्तुपुर से वापस गोपाल मैदान तक 3 बार ये रन होता है। और ये 3 और जगह पे स्टॉप होता है। एक IIT मेन गेट पे रुकती है, एक रोड नंबर 4 ऑफ आदित्यपुर कॉलोनी, एक आदित्यपुर कॉलोनी है उसके रोड नंबर 4 पे रुकती है, और ऑल इंडिया रेडियो आदित्यपुर में भी ये रुकती है। इसके बाद यहाँ पे गेस्ट हाउस भी है। जो भी लोग यहाँ से बाहर घूमने के लिए आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं यहाँ के, अदर कॉलेज से जो भी यहाँ पे गेस्ट आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए ये एक विजिटिंग प्लेस का काम करता है। अब अकेडमिक के साथ साथ स्पोर्ट्स भी काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे काफी सारे स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है, यहाँ पे फुटबॉल है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और टेबल टेनिस है। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हैं। तो फैसिलिटीज के बाद अब बात करते हैं उस टॉपिक के ऊपर जो एकेडमिक्स के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्सनल ग्रोथ के लिए या फिर माइंड रिप्लेसमेंट के लिए। तो ये कॉलेज भी आपको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, वो चाहे फेस्ट हो, क्लब्स हो या फिर सोसाइटीज हो। तो अगर फेस्ट की बात करूं मैं तो सबसे पहला फेस्ट है उजास, ये एनुअल टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट है। इसके बाद कल फेस्ट है, ये एनुअल कल्चरल फेस्ट है NIT जमशेदपुर का। टेक्निका हो गया, ये एनुअल नेशनल सिंपोसियम फेस्ट है। इसके अलावा कॉग्निशियो हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ये एनुअल फेस्ट है। विधान हो गया, ये सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का फेस्ट है। तो ये 5 डिफरेंट फेस्ट होते हैं। इसके अलावा अगर क्लब्स की बात करूं तो बहुत सारे क्लब्स हमने दे रखी है लिस्ट में। इसके अलावा और भी क्लब्स हैं अवेलेबल हैं इस कॉलेज में। जो मेन क्लब्स है, कुछ इंपॉर्टेंट क्लब्स जैसे फोकस हो गया, ये फोटोग्राफी कम फिल्म मेकिंग क्लब है। मतलब आपको अगर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप इस क्लब से जुड़ सकते हैं। कल्चरल एंड ड्रामेटिक सोसाइटी हो गया, प्रोग्रामिंग क्लब हो गया। अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है तो आप इस क्लब से जुड़ सकते हैं। इनोवेशन क्लब हो गया। इसके अलावा लिटरेरी एंड डिबेटिंग सोसाइटी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्लब्स, 11 क्लब्स आपको इस लिस्ट में दिख रहे होंगे। इसके अलावा और भी क्लब्स हैं, हमने जो मेन क्लब्स है उसको इस लिस्ट में रखा है। तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। हमने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया कि हम NIT जमशेदपुर से रिलेटेड सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी तरह से बताएं, ताकि कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। ये इस चीज का 3rd वीडियो था। हमने इससे पहले NIT पटना और NIT रायपुर में भी कॉलेज रिव्यू ला रखा है, तो आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पे जो भी बात बोलते हैं, जो भी यहाँ पे हमने आपको डाटा शो किया है, वो सारा ट्रस्टेड सोर्स से होता है। हम वहाँ के बच्चों से बात डाटा कलेक्ट करते हैं, तो आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे मौजूद जो और भी वीडियोज है उसको भी विजिट करें, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो जिस चैनल के थ्रू आपको हमेशा मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।